आज आपातकाल की 50वीं बरसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एक्स पर पोस्ट। आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्याय में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी 2025 को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। पोस्ट में 25 जून 1975 की तारीख को काले दिन के रूप में दिखाया गया। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे फिल्म निर्माता बोनी कपूर और अभिनेता अनिल कपूर। गंगा आरती कर लिया आशीर्वाद। आषाढ़ अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में संगम और अयोध्या में सरयू घाट पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। गंगा में श्रद्धालुओं ने किया स्नान। देश के कई हिस्सों में मानसून की जबरदस्त एंट्री। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में दिखाई दिया असर। उज्जैन, उदयपुर और सूरत में हुई झमाझम बरसात। जल भराव के कारण लोगों का आवागमन प्रभावित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आज 25 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इस अवसर पर हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनमें आपातकाल का विरोध करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इन आयोजनों में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे। पार्टी का उद्देश्य इस दिन को यादगार बनाना और नई पीढ़ी को आपातकाल के समय में लोकतंत्र पर हुए हमले की जानकारी देना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया हो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट में लिखा। और इसी के साथ आपको बता दें कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, जो 21 महीने यानी मार्च 1977 तक चला। और इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता पर पाबंदी, प्रेस सेंसरशिप और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण जैसे कई कठोर कदम उठाए गए थे। और अब इसके 50 साल पूरे होने पर यानी 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। और बताया जा रहा है कि जगह जगह तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, सांसद मौजूद रहने वाले हैं और आपातकाल किस तरीके से इतिहास का एक काला अध्याय रहा है इस बारे में जनता को जागरूक करने वाले हैं। और जो अन्याय उस समय हुआ, चाहे वो प्रेस के साथ अन्याय हो, आम नागरिकों के साथ अन्याय किया गया हो, उस बारे में लोगों को जानकारी आज भाजपा नेता इन कार्यक्रम के जरिए देते हुए नजर आएंगे और जमकर कांग्रेस पर भी निशाना बीजेपी द्वारा साधा जाएगा। तो वहीं इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा कि 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोपकर देश के संविधान की हत्या कर दी थी। साथ ही एक वीडियो भी उन्होंने साझा किया है। और इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं। और इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक्स पर पोस्ट किया, एक वीडियो भी उनकी ओर से साझा किया गया है। भारत विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जहां संविधान की मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया है।
देश उसे लोकतंत्र में एक काला अध्याय के रूप में देखता है। आज ही के दिन कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। 1975 में हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया था और उन्हें 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, झोंक दिया गया, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया, संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया और 26 जून की सुबह देश पर कांग्रेस की तानाशाही सरकार ने आपातकाल थोप दिया। कांग्रेस की तानाशाही का विरोध केवल राजनीतिक नहीं था, यह भारत की आत्मा और संविधान की रक्षा का आंदोलन था, जिसमें राष्ट्रवादियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। जयप्रकाश नारायण और चौधरी चरण सिंह जी, साथ ही साथ अटल जी, आडवाणी जी, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी, मुरली मनोहर जोशी जी सहित पार्टी के और विचार परिवार के हजारों कार्यकर्ता को इंदिरा गांधी की सरकार ने जबरन जेल में डाल दिया था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में तानाशाही सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए लाखों समर्पित स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सच्चाई को हर गांव, हर गली और हर घर तक पहुंचाया था। आपाल की इन्हीं कहानियों आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संघर्ष और अनसुनी घटनाओं को पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड ए लीडर में शब्दों में पिरोया है। देश में संविधान की हत्या के 50 वर्ष में आपातकाल का दंश याद रखना और याद दिलाना दोनों जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस आज भी उसी तानाशाही मानसिकता के साथ जी रही है। हम सबको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र को कुचलने की साजिश रची थी। लोकतंत्र के उपासकों ने किस तरह से अपने प्राणों की परवाह न करते हुए संघर्ष को प्रकाष्ठा कर कांग्रेस की इस साजिश को विफल किया था। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया जैसे नारे कांग्रेस की उस मानसिकता को दर्शाते थे, जिसके तहत इंदिरा गांधी ने देश को व्यक्तिवाद और परिवारवाद की प्रयोगशाला बना दिया था। कांग्रेस समझती है कि इस देश की सत्ता पर केवल एक और एक परिवार का ही हक है, तभी तो उसने अपनी सरकार के प्रधानमंत्री के ऊपर भी सुपर पीएम बिठा दिया था। आज भी कांग्रेस की मानसिकता वैसी ही है। एक गरीब का देश का प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना कांग्रेस से हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों में कानून व्यवस्था का हाल आज भी वही है जो आपातकाल में था। विरोध का दमन, धार्मिक तुष्टीकरण और सत्ता का अहंकार खुलेआम दिखता है। इंदिरा गांधी जी ने जस्टिस HR खन्ना जैसे ईमानदार जज को सीनियर होने के बावजूद मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था। कांग्रेस ने सुनिश्चित किया था कि जो भी अधिकारी या जज उनके इशारों पर न चले, उन्हें या तो हटा दिया जाए या उसका ट्रांसफ़र करा दिया जाए, तबादला करा दिया जाए। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को महफूज रखने के लिए संविधान में अलोकतांत्रिक संशोधन कर संविधान की मूल आत्मा को बदल दिया था। आपातकाल के दौरान
यदि किसी नागरिक को गोली मार दी जाए तब भी उसे अदालत में जाने का अधिकार नहीं था। आज भी राहुल और कांग्रेस संविधान की झूठी दिहाई दे रहे हैं। आपातकाल के दौरान जेलों में बंद लोगों को अपने परिजनों के अंतिम क्रिया में शामिल होने तक की अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस ने आपातकाल के लिए आज तक अपने किए के लिए कभी भी माफ़ी नहीं मांगी है। 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बाकायदा बहिष्कृत पत्रकारों की लिस्ट जारी की थी, जिनकी डिबेट में जाने से कांग्रेस प्रवक्ता को मना किया गया था। जहां एक ओर तो वो अपने शासन में पत्रकारों पर मुकदमा करते हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष में होने पर उनका बहिष्कार करते हैं। मैं आज इस अवसर पर देश के आपातकाल अभिशाप से मुक्ति के यज्ञ में अपनी जान की बाजी लगाने वाले लोकतंत्र के सच्चे सिपाहियों को आज अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने संविधान की रक्षा की, देश की रक्षा की। जबलपुर में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती के साहस, नेतृत्व और बलिदान को मध्य प्रदेश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि रानी दुर्गावती के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को स्कूली और इसी के साथ कॉलेज पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिससे नई पीढ़ी को इस बारे में जानकारी मिलेगी। उनके त्याग और वीरता की जानकारी छात्रों को मिल सकेगी। सीएम ने इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित किया और जनजातीय गौरव को आगे बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता भी साफ जाहिर की। रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस के अवसर पर मैं यहाँ उनके उस बलिदान स्थल पर आया हूँ। मेरे साथ माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी, हमारे सभी माननीय विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, सबके साथ हमने बलिदान दिवस के इस कार्यक्रम में शामिल होकर के हमारी उस वीरांगना के प्रति अपनी आदरांजलि भी प्रस्तुत की है। और रानी दुर्गावती के जीवन के विविध पाठों को हम पाठ्यक्रम में भी हिस्सा बना रहे हैं। गोंडवाना की वो वीरांगना को जीवन भर मध्य प्रदेश के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। साथ ही साथ जबलपुर में एक चिड़ियाघर रेस्क्यू सेंटर के साथ बनने वाला है। हमने ठाकुरताल के अंदर हमारी सरकार ने तय किया है, हमारे सभी प्रकार के पर्यटकों के साथ साथ जबलपुर वासी भी वन्य जीवन की विविधताओं को नज़दीक से जानने समझने के लिए सभी प्रकार के जानवरों को न केवल नज़दीक से देख सकेंगे, बल्कि देश और दुनिया से लोग टाइगर देखने आते हैं और कोई कारण से अगर जंगल में खुले टाइगर अभयारण्य में टाइगर नहीं मिला तो जबलपुर में वो उनको दिख सकेगा। तो हमने अपने जबलपुर में खुलने वाले इस अभयारण्य का, खासकर जू और इसका रेस्क्यू सेंटर का नाम रानी दुर्गावती पे करने की घोषणा की है। मैं उम्मीद करता हूँ रानी दुर्गावती के उस गौरवशाली पृष्ठ को भारतवासी जीवन भर याद रखेंगे। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर जबलपुर वासियों को इस नई जू और रेस्क्यू सेंटर की बधाई। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी का आज कार्यक्रम रहने वाला है। 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक सीएम धामी लेंगे। 4 बजे लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में सीएम शिरकत करने पहुंचेंगे। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी सीएम धामी करते हुए यहां पर नजर आएंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर आज सीएम धामी का ये विशेष कार्यक्रम रहने वाला है, जहां पहले मंत्रिमंडल की बैठक को लेंगे। लगभग 11 बजे समय जो है प्रस्तावित किया गया है जब बैठक होगी। उसके बाद 4 बजे लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक जागरूकता मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये रैली आपको बता दें कि राज्य में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री ने रैली को रवाना करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अपील की है कि वह अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और नशा मुक्त त्रिपुरा बनाने में योगदान दें।
कुल्लू के बंजार में आयोजित पोषण किट वितरण कार्यक्रम में भाजपा सांसद कंगना रनौत ने महिलाओं को 3 महीने की पोषण किट सौंपी है। कंगना ने बताया कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कुल 17,000 से ज्यादा पोषक किट वितरित की जा रही है और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि इस किट में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व शामिल हैं जो महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। कंगना ने कहा कि कुपोषण एक बड़ी चुनौती है और इसका सबसे बड़ा कारण है जानकारी की कमी, इसलिए लोगों को जागरूक करना भी इस अभियान का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। और प्रधानमंत्री जी की स्कीम जो है पोषण को लेकर, उसके अंतर्गत ही हम लोग ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर महिलाएं सशक्त हो जाएंगी इस चाहे ये इंफॉर्मेशन से, क्योंकि इस किट में एक वैरायटी ऑफ पोषण है, तो हमने ये सबको अर्ज किया है कि 3 महीने की जो ये किट है उसके बाद भी आप ये पोषण को अपने परिवार में इंट्रोड्यूस करें। नए नए चाहे मिलेट्स हैं, चाहे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे हमारा होम जैसे लोकली मिलने वाला गुड़ हो गया या बाजरा हो गया या फ्लैक्स सीड को जिसको हम अपनी भाषा में यहाँ पे कलसी के दाने कहते हैं, तो इस तरह की कई चीज़ें जो है इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं। और हमारा ये मानना है कि वैसे तो कुपोषण से, भूखमरी से तो हम लोग देश जो है वो ऑलमोस्ट बाहर आ गया है, लेकिन जो कुपोषण है वो कहीं कहीं अभी भी चैलेंज है और जिसकी सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसी के चलते हुए हम लोगों ने आज यहाँ पे ये अभियान किया है। अगली खबर की ओर, दिल्ली में इंडिया गेट के पास लगे इन पोस्टर्स ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। पोस्टर पर साफ लिखा है कि 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा 2025 को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। पोस्टर में 25 जून 1975 की तारीख को काले दिन के रूप में दिखाया गया है। आपातकाल को लेकर वर्षों से कांग्रेस को कटघरे में बीजेपी खड़ा करते हुए आ रही है और अब इस मौके को व्यापक अभियान में तब्दील करने की तैयारी फिलहाल की जा रही है। और पोस्टर जो है सियासी हलकों में इस समय चर्चा का केंद्र बन गया है, क्योंकि इसमें साफ किया गया है बीजेपी की ओर से कि आज का दिन जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में बीजेपी मनाएगी। जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं आषाढ़ अमावस्या के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अयोध्या में सरयू घाट और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान और आस्था की डुबकी लगाई। 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां अयोध्या में श्रद्धालु सुबह से ही सरयू घाट पर एकत्र होने लगे और भोर होते ही घाटों पर हर हर महादेव और जय श्री राम के जयघोष गूंजने लगे। मान्यता है कि आषाढ़ अमावस्या पर सरयू स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और पूर्वजों को शांति मिलती है। तो वहीं प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान, दान और पूजन कर आषाढ़ अमावस्या का पर्व मनाया। पुलिस प्रशासन ने दोनों स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, खासकर क्राउड मैनेजमेंट से लेकर यहां पर तट रक्षक जो है तैनात किए गए थे। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है और इसका असर अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में भी दिखाई दे रहा है। उज्जैन, उदयपुर और सूरत में झमाझम बारिश हुई है, जिससे मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन कई जगहों पर आमजन को जल भराव और आवागमन में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उज्जैन शहर की बात करें तो यहाँ पर कई हिस्सों में तेज बारिश देखने को मिली है। अचानक हुई इस बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों की रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है। उदयपुर में भी कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। झीलों की नगरी कहे जाने वाले उदयपुर में जल स्रोतों में पानी बढ़ने से लोगों में खुशी की लहर है। सूरत के डिंडोली क्षेत्र में भारी बारिश के कारण गंभीर जलभराव की स्थिति बन गई है। स्थानीय लोगों को घरों से निकलने में परेशानी इस समय हो रही है। कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। ट्रैफिक व्यवस्था भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। और ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जहां पर आप समझ पाएंगे इन 3 तस्वीरों के जरिए कि बारिश होने के बाद क्या कुछ हालात मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बने हुए हैं, क्योंकि अचानक हुई इस बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जिसके चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। और अब बात करेंगे ईरान और इजराइल की। ईरान और इजराइल के बीच हुआ सीजफायर जंगों की तपिश से झुलस रहे पश्चिम एशिया के लिए पानी की ठंडी बौछार लेकर आया। इस युद्ध का लंबा खिंचना तीनों पक्षों के लिए विनाशकारी होता। ईरान का एयर डिफेंस तो खत्म हो चुका था, उसके परमाणु ठिकानों पर पड़े मार की वजह से उसका आत्मबल भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा था। इजराइल की दिक्कतें भी अब बढ़ने लगी थी। ईरानी मिसाइल अब अपनी मर्जी से वहां पर प्रवेश कर रही थी। ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए
ये मुश्किल होने वाली थी और ऐसे में ट्रंप द्वारा घोषित ये सीज फायर तीनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन कैसे है, समझिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। बारूद की गंध अभी भी हवा में तैर रही है, लेकिन युद्ध थम चुका है। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन से जलती आग पर आखिरकार पानी पड़ा है, लेकिन ये शांति किसी रहम की नहीं, ये एक रणनीतिक जीत है हर उस देश की जो इस संघर्ष में लड़ा और जो इससे दूर रहा। पर क्या सच में सब जीत गए या सब ने सिर्फ एक और बड़ा नुकसान टाल दिया? ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये 3 ताकतों का टकराव था। एक राष्ट्र जो अस्तित्व की रक्षा में तलवार उठाए खड़ा था, एक जो हर हमले के जवाब में अपनी जमीन की गरिमा बचा रहा था, और एक जिसने इस पूरे खेल को दूर बैठकर नियंत्रित किया, एक चालाक खिलाड़ी की तरह। ये सिर्फ एक सीज फायर नहीं है, ये है एक ऐसे युद्ध का विराम जो अगर और बढ़ता तो पश्चिम एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया उसकी तपिश में झुलस जाती। 13 जून को शुरू हुआ वो हमला जिसने ईरान की परमाणु शक्ति को झकझोर कर रख दिया। रात के अंधेरे में इजरायली F-35I विमानों ने ईरान की परमाणु आत्मा को चोट पहुंचाई। इजराइल ने अपनी स्टेल्थ F-35I से नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे परमाणु ठिकानों को टारगेट किया। अमेरिकी B-2 बम वर्षकों ने बंकर बस्टर से वो कर दिया जो शायद ईरान ने कभी सोचा भी नहीं था। उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम कम से कम 5 साल पीछे चला गया। पर क्या सिर्फ इजराइल की जीत थी? नहीं, ईरान ने भी जवाब दिया। जवाब ऐसा जिसने दुनिया को बता दिया कि तेहरान की मिसाइलें सिर्फ रॉकेट नहीं, जज्बा हैं। अमेरिका के कतर स्थित अल उदैद एयरबेस पर मिसाइलें गिरी और साथ ही दागे गए 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं, इस हमले ने दुनिया को एक बात और बताई। इजराइल अब भी मिडिल ईस्ट का इकलौता परमाणु संतुलन करता है, मगर हर जीत की एक कीमत होती है। जैसे जैसे दिन बीते, ईरानी मिसाइलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन हमलों की बाढ़, और फिर वो दिन जब बेयरशेबा, तेल अवीव और यरूशलेम पर क्लस्टर बमों की बरसात हुई। इजरायली आयरन डोम ने ज्यादातर हमले रोके, लेकिन कुछ मिसाइलें जमीन पर पहुंची, इमारतें गिरी, नागरिक हताहत हुए और इजराइल को पहली बार समझ आया कि ये जंग अगर खिंचती तो ताकत से नहीं, नागरिक क्षति से वो हारेगा। इसलिए ये युद्ध विराम जीत की मुहर भी है और एक जरूरी ब्रेक भी। जब हवा में दुश्मन के जेट हो और जमीन पर अपने रेडार ध्वस्त हो, तब एक राष्ट्र क्या करता है? ईरान ने वही किया जो हर संघर्षशील राष्ट्र करता है। उसने लोगों का दिल जीता। IRGC ने जनरलों के अंतिम संस्कारों में सड़कों पर उमड़ती भीड़, डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे और साथ ही में हम लड़ेंगे, हम फिर उठेंगे का वादा ईरान जनता से किया। इस युद्ध में तकनीकी रूप से वो कमजोर था, लेकिन उसकी रणनीति अलग थी, सर्वाइव, रिटेलिएट एंड रैली की। 500 मिसाइलें इजराइल पर, कुछ अमेरिकी बसों पर। अल उदैद एयरबेस पर ड्रोन हमले ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगली बार लड़ाई तुम्हारी जमीन तक भी आ सकती है। सीजफायर से पहले ईरान ने दिखा दिया कि उसके पास जज्बा भी है, हथियार भी और जवाब देने की हिम्मत भी। अब उसके पास है वो समय जब वह फिर रूस और चीन से सैन्य गठबंधन को मजबूत कर सकता है। ईरान को भी चाहिए था ये विराम ताकि वह वापस उठ सके, और इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक होकर। अमेरिका इस जंग में था भी और नहीं भी। जब इजरायली जेट उठे, उनके साथ थे अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स। जब फोर्डो के बंकर गिरे, उसमें अमेरिका की तकनीक का हाथ था। पर जब समय आया जवाब का, तो अमेरिका चुप रहा, क्योंकि ट्रंप जानते थे कि ये उनकी जंग नहीं है, ये उनका डिप्लोमेटिक मंच है। इस पूरे घटनाक्रम में आखिर अमेरिका को क्या कुछ मिला है, चलिए आपको बताते हैं। अमेरिका को मिला एक राजनीतिक स्कोर। ईरान का परमाणु प्रोग्राम इसके जरिए पीछे धकेला गया। तेल की कीमतों को फिर नियंत्रित किया गया। रूस और चीन को इस पूरे युद्ध से बाहर रखना। तेल $100 पार कर गया था। सऊदी और UAE से तेल उत्पादन बढ़वाने का दबाव बढ़ा। अगर ये युद्ध चलता तो अमेरिका को सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता,
बल्कि उसके सैकड़ों सैनिकों को फिर उस जमीन पर लौटना पड़ता जिसे वो छोड़ चुका है। इस सीज़फायर ने अमेरिका को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां वो शांति का रचयिता भी है और रणनीतिक नियंत्रणकर्ता भी। युद्ध विराम लागू हो गया है, पर क्या ये स्थायी है? सवाल है, क्या इजराइल फिर हमला करेगा अगर ईरान दोबारा यूरेनियम संवर्धन शुरू करे? क्या ईरान अल अक्सा ब्रिगेड्स और हिजबुल्लाह को फिर सक्रिय करेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका फिर से सिर्फ मध्यस्थ बना रहेगा? इस पूरे युद्ध ने ये साबित कर दिया कि मिडिल ईस्ट अब फुल स्पेक्ट्रम वॉर के दौर में आ चुका है, जहां मिसाइलें, ड्रोन, साइबर अटैक, खुफिया एजेंसियों के ऑपरेशन सब एक साथ चलते हैं। अब हर कोई खुद को पुनः संगठित करेगा और अगर भविष्य में फिर कोई चिंगारी उठी तो ये शांति फिर से इतिहास बन जाएगी। बारूद की आग बुझ गई है, लेकिन राख अभी भी गर्म है। ईरान ने अपनी प्रतिष्ठा बचाई, इजराइल ने खतरा टाला और अमेरिका ने अपनी कूटनीति चमकाई। तीनों ने इस युद्ध विराम से वो हासिल किया जो असली जंग से नहीं मिल पाता। एक वक्त, एक मौका और एक संदेश कि युद्ध से ज्यादा असरदार होती है रणनीति, और यही रणनीति शायद फिर एक दिन जंग की वजह भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।